राम राम भाई। अभी हम चंडीगढ़ के हालात आपको दिखाते हैं कि चंडीगढ़ में पेट्रोल पंप के आसपास क्या हाल हैं। और आपको मालूम पड़ेगा कि ड्राइवर्स जब अपनी स्ट्राइक करते हैं तो सरकारों को झुकने के लिए मजबूर कर ही देते हैं। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पेट्रोल पंप के आसपास का एरिया है ये। और यहाँ इतनी लंबी लाइन है, रेजिडेंशियल एरिया तक आई हुई है ये लाइन। और आप देखोगे कि जब चंडीगढ़ में इतने पेट्रोल पंप हैं, मैं आज पूरे दिन पेट्रोल पंप पे जो विज़िट कर रहा था तो मैंने देखा कि हालात यही हैं हर जगह, और इतनी ही लंबी लाइन है। अभी क्या है कि ये एक तरह से इन लोगों के दो तीन काम होते हैं इससे। एक तो अगर लोग लड़ने के लिए बचे हुए हैं नहीं बचे हुए हैं, इसकी टेस्टिंग हो जाती है। ये देखिए आप, यहाँ खूब झगड़े होते हैं। अभी तो पुलिस फोर्स भी आ गई है, वो देखो पुलिस फोर्स, वो जो मैं बताया था ना आपको, याद है श्रीलंका के अंदर पेट्रोल पंपों पे पुलिस फोर्स बिठा दी गई थी। और नितिन गडकरी कह रहा था कि हम भी 4 साल में पेट्रोल और डीजल बैन कर देंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पेट्रोल डीजल का वो उस बयान के बाद आज मेरे ख्याल से 1.5 साल हो चुके हैं। तो पेट्रोल डीजल जब बैन होता है तो आपको क्या करना होगा, तब आप देख लीजिएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मतलब एक तरह से एक बहाना है इनका कि हम प्रदूषण के चक्कर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट कर रहे हैं। असलियत में प्रदूषण से कोई लेना देना नहीं है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। इट्स ऑल अ गेम ऑफ टोटल कंट्रोल बेसिकली। उन व्हीकल्स के अंदर कंपनी से ऑपरेट किया जा सकता है। उन व्हीकल्स को मतलब कंपनी बंद कर सकती है, और पूरी तरह से वो कंट्रोल किए जा सकने वाले व्हीकल्स हैं। बेसिकली वो सॉफ्टवेयर ही है कंपनी ने जो दे रखा है। तो इसको आपको समझना पड़ेगा कि जो नितिन गडकरी का बयान है इसकी शुरुआत अब हो चुकी है, क्योंकि इनको ट्रांसपोर्टर्स को बर्बाद तो करना है ही है। और ट्रांसपोर्टर्स बर्बाद करना इनका पहला उद्देश्य भी है, ये मैंने आपको बताया भी था। और उसका रीज़न ये है कि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनको ये लोग लेकर के आ रहे हैं अपने इस पूरा का पूरा जितना भी ट्रांसपोर्ट का इलाका है, एरिया है, जितना भी बिज़नेस है, बड़े बड़े ट्रक ऑपरेटर्स जो हैं वो अपना रास्ता बदल ही चुके हैं ऑलरेडी। अपना काम धंधा भी बदल चुके हैं जिनको इसका अंदाज़ा है। अब वहाँ पर एक ट्रक के पीछे एक बड़ी सी आँख आपको नज़र आती होगी। वो आई जो है वो बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए आप नेविगेशन पता लगा सकते हैं कि आपका ट्रक कहाँ है। ट्रैक योर ट्रक का भी एक ऑप्शन आता है जिसमें आप अपने ट्रक को ट्रैक कर सकते हो। तो उससे क्या होता है कि एग्जैक्टली मालूम होता है बड़ी कंपनियों को कि इस टाइम पे ज़्यादातर ट्रक कितनी दूर हैं यहाँ इस खदान से, इस माइन से या इस जगह से। तो वो लोग फिर इसको उसी हिसाब से फिर वो अपनी लोडिंग लगा देते हैं और सारे ट्रक फिर उनके चल पड़ते हैं। और फिर जो नॉर्मल जो ड्राइवर है, जो छोटे ट्रांसपोर्टर्स हैं, उनको फिर माल नहीं मिलता है। ओवरलोडिंग चलेंगे तो फिर उनको भारी जुर्माना वसूल करते हैं उनसे फिर पुलिस वाले। और ओवरलोडिंग नहीं चलते हैं तो वो खर्चा पूरा नहीं होता है, फिर टोल के महंगे रेट हैं और फिर मेंटेनेंस इतनी महंगी है, और हर किलोमीटर पे ट्रक का अपना खर्चा है। तो इन ट्रक ऑपरेटर्स का और इन ड्राइवर्स के ऊपर जो ये नया अमेंडमेंट आया है कि आप किसी को मार कर नहीं भाग सकते। देखिए सॉफ्टवेयर इनके पास है, मार कर पहले भी नहीं भाग सकते थे। अगर आप इस बात को देखें कि वो जानबूझकर हुआ है क्या या फिर वो अनजाने में हुआ है, ये देखना बड़ा ज़रूरी है। और जहाँ तक बात है उस अमेंडमेंट में कि भाई आप हिट एंड रन का केस है तो हम ऐसे लोगों पर काबू करने के लिए, भैया हिट एंड रन नहीं होता है ये। आमतौर पे जब एक्सीडेंट होता है तो जो आसपास के लोग हैं वो गुस्सा होते हैं, उनके उस गुस्से से बचने का एक ही रास्ता होता है कि वहाँ से भाग लो उस वक्त के लिए। बाद में तो वो जिसके पास ट्रक है, बाद में सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं, आपने इतना सारा चीज़ें पहले से की हुई है, कोई भाग थोड़ी सकता है, कहीं कहाँ जाएगा वो, तो उसको ट्रैक करना इतना मुश्किल नहीं है। तो उसके जुर्माने का जो प्रावधान है इससे हम पूरी तरह से असहमत हैं, क्योंकि जुर्माना देकर तो कुछ भी नहीं हो सका होगा ना।
अगर भाई का इंश्योरेंस है, हर गाड़ी का इंश्योरेंस होता ही है, तो इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेशन दे देगी। अगर हम जिसको इंजरी है या जिसकी डेथ हुई है एक्सीडेंट के अंदर, अगर उसके फेवर की बात कहें तो, और इंश्योरेंस कंपनी अगर नहीं दे देगी तो बाकी जो खर्चे हैं, मतलब एक्सपेंसेस हैं, उसके जो विक्टिम है या जिसको जो इंजर्ड है, जिसका नुकसान हुआ है, वो इंश्योरेंस कंपनी सारा पे कर देगी। तो इसके लिए आपको स्पेशल उस आदमी के ऊपर अटैक करने की ज़रूरत नहीं है जिस आदमी ने एक्सीडेंट किया है। कोई भी आदमी जानबूझकर एक्सीडेंट नहीं करता है अनटिल एंड अनलेस वो बीमार ना हो गया हो, उसके ऊपर किसी केमिकल का असर ना हो गया हो, आसपास वाइब्रेशंस जो हैं। अब आप सोचिए, मतलब एक सिंपल दिमाग पे थोड़ा ध्यान दीजिए कि आधार आपका अपडेटेड है, लाइसेंस आपका अपडेटेड है, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन आपके आधार के साथ जुड़ी है, बैंक अकाउंट भी आपका जुड़ा हुआ है, और मैक्सिमम गाड़ियों के जो हैं वो कंपनी से ऑपरेटेड हैं। जिस तरह से इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ब्लास्ट करने का एक एक्सपेरिमेंट किया था, और जिस तरह से ये मतलब एक इसके अंदर किल स्विच का बटन होता है, वो होता है, मान लो मेल फंक्शन हो जाए कि जैसे एक इंटरनेट पे वो हुआ कि भाई साइबर अटैक आ गया, तो इसी तरह का कोई अटैक आ जाता है, साइबर अटैक, और सारे देश की गाड़ियां जो चल रही हैं उस वक्त, मैक्सिमम जो ट्रैफिक में हैं, वो सारी गाड़ियों की स्पीड बढ़ जाए, कम हो जाए, ज़ीरो हो जाए, वो खड़ी हो जाए, तब आप क्या करेंगे? मतलब जैसे आज सारे पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं मिलेगा क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल की हुई है, और खाने की भी किल्लत हो जाएगी। ये तो मैंने आपको पहले बताया था ना, फूड क्राइसिस। अगर खाने की सप्लाई रुक जाती है शहर को, तो शहर ऑटोमेटिक लॉकडाउन वाली सिचुएशन आ जाएगी ना। तो ये तो वही लॉकडाउन लेकर के आ रहे हैं। अब की बार ये लॉकडाउन का जो ठीकरा है वो ट्रांसपोर्टर्स के ऊपर फोड़ देंगे। ये तो तरीके इनके पास खूब सारे हैं ना, इन्होंने पहले टेस्टिंग करके देख रखी है कि किसके हड़ताल करने से कितना काम रुकता है, कितनी बाधा होती है। फिर रेलवे की हड़ताल हो जाए, मान लो अभी रेलवे की हड़ताल कर दें ये लोग, क्योंकि सारी यूनियंस जो हैं किसी न किसी पार्टी की ही होती है ना, इनमें जो काम करने वाले लोग हैं वो किसी न किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तो उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है जिसको वो फेवर करते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी अगर उनको कह दे कि अब तुम हड़ताल चालू कर दो, 2024 के चुनाव आने वाले हैं, तो अब मौका है और सरकार को झुकाया जा सकता है अभी, तो फिर आप क्या करेंगे? मतलब वो पॉलिटिकल पार्टी के आदेश पर जो हड़ताल चालू हो गई थी। तो इस तरह से अलग अलग महकमों की हड़ताल करवा करके ये लोग चेक कर चुके हैं कि किस हड़ताल से किसको कितना नुकसान होता है, और कहाँ पर क्या चीज़ ज़रूरी होती है जब उनको इम्प्लीमेंटेशन करना होता है। अब आप इसको समझ पाएंगे कि जितने भी ये मतलब लॉकडाउन का प्लान है इनका, ये किस तरह से अमली जामा पहनाने वाले हैं। अब दूसरे तरह का होगा, और 2024 से पहले एक टेस्टिंग इनको करनी है, और ऑर्डर आउट ऑफ केओस इनका पर्पज़ है। मतलब पहले देश में अफरा तफरी का माहौल हो, चाहे दंगे के नाम पर हो जाए, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, किसी आंदोलन में हो जाए, किसान आंदोलन में हो जाए, और फिर इनको उन लोगों को लपेटना आसान हो जाए, लोगों को घरों में कैद करना आसान हो जाए, इमरजेंसी लगानी आसान हो जाए। देखिए 2024 में अगर इसको हराते हैं चुपचाप, तो तब ये उसकी तरह ट्रंप की तरह कर सकता है। 2024 में इसको लगता है कि मैं हार रहा हूं, तो इमरजेंसी लगने के चांसेस पहले हो जाएंगे, और बाद में आता है फिर तो 100% होएगी इमरजेंसी। फिर तो इमरजेंसी इन द सेंस लॉकडाउन ही होता है, वो इमरजेंसी इज़ अ काइंड ऑफ लॉकडाउन। तो वही जो प्रोसेस है वो हर बार ये ट्राई कर चुके होते हैं, और इन लोगों ने ट्राई किया है अपने इन जो देश के सत्ताओं में बैठे हुए लोगों के ज़रिए। इन लोगों ने पूरे प्रैक्टिकल्स किए हुए हैं। गरीब देशों पे पहले प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, छोटे देशों में भी करके देख लेते हैं, अमीर देशों में भी करके देख लेते हैं, पढ़े लिखे पे कितना कामयाब। अभी जैसे देखेंगे आप, लॉकडाउन सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कहाँ होता है? लॉकडाउन सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी सरकार है, पढ़े लिखे लोग हैं। केरल में लॉकडाउन और वैक्सीनेशन सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहा था। तो अब आप समझ सकते हैं कि केरला में किसकी सरकार है, वहाँ तो कम्युनिस्टों की सरकार है। फिर आप देखेंगे सबसे अनपढ़ मतलब लोग हैं जहाँ सबसे ज़्यादा कम पढ़े लिखे हैं, सबसे कम पढ़े लिखे लोग जहाँ सबसे ज़्यादा गरीबी होगी, सबसे ज़्यादा लोग होंगे वहाँ। तो बिहार का एग्ज़ाम्पल ले लीजिए आप,
इसका उत्तर प्रदेश का, ये मैंने एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि ये बड़े भी हैं प्रदेश भी। तो यहाँ पर भी यही हालात हैं कि वो लोग इस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वहाँ पढ़े लिखे लोगों में, और जिन लोगों को मतलब पढ़ना नहीं आता है। तो दोनों ही लोगों को बहुत आसान है इनके प्रोपेगेंडा में फंसाना। जो थोड़ा बहुत प्लस पॉइंट रहता है जिसका सबसे ज़्यादा, क्योंकि जो गरीब आदमी है वही नहीं पढ़ पाता आमतौर पे, और उसको मालूम भी होता है तो वो बोल नहीं पाता है। और जो अमीर आदमी है वो उसको ज़रूरत नहीं है, पढ़ा लिखा है, वो नौकरी पे या कहीं ना कहीं ऐसे काम में उलझा हुआ है। तो जो मिडिल क्लास है वो ही सबसे बड़ी समस्या हमेशा से इनके लिए रहा है, और उसी को ख़त्म करने का ये गेम प्लान चल रहा है। या तो मिडिल क्लास के कुछ लोग चाहे क्रिप्टो के ज़रिए, शेयर मार्केट के ज़रिए, इंडस्ट्रीज़ के ज़रिए, या लॉकडाउन में जिस तरह कुछ लोगों ने बिज़नेस ऐसा किया कि वो ऊपर वाली स्लैब में चले गए, और जो गरीब है वो और गरीब होता चला गया। तो यही इनका पूरा का पूरा गेम प्लान है कि गरीब और गरीब होता चला जाए और अमीर होता जाए। तो आप इस हड़ताल पे क्या सोचते हैं, और आने वाले मतलब टाइम में जो ये लोग इमरजेंसी के हालात पैदा कर रहे हैं उसके लिए आपकी क्या तैयारियां हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम हमारे इन एक्टिविटीज़ से सीख रही है कि ये लोग किस तरह की बातें करते हैं और कैसे इनके क्या इनके हाव भाव रहते हैं, बट फिर भी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यहाँ से उड़ाना है तो बड़ा आसान है कि हम यहाँ से मतलब जो इनका इंटरनेट है, जो इनकी बिजली है, इसको ही फेंकना पड़ेगा। और हमारे पुरखे, मुझे लगता है हमारे जो पूर्वज थे वो गरीब नहीं थे, वो समझदार थे, वो साइंटिस्ट थे, वो साइंटिफिक एंगल से सोचते थे, और इसीलिए उन्होंने ऐसे हरामियों का राज ना हो, इसीलिए वो अपने श्रम पर ध्यान देते थे, मिट्टी से ज़्यादा जुड़े रहते थे। और बहुत सारे मुद्दों पर हम जेएसएम की ट्रेनिंग में बात करते ही रहते हैं, बट फ़िलहाल हम अभी इसके लिए इतना ही कहेंगे कि इस पूरे के पूरे गेम प्लान में नज़रें बनाए रखिए और देखिए कि इसमें सरकार कितना बेनिफिट उठा रही है, और वो किस तरह के बयान देते हैं जो उनके नेता हैं, और पब्लिक से किस तरह का रुझान आता है। और आप भी बोलिए, मतलब अपने अपने प्लेटफॉर्म पर लिखिए, बोलिए उनके फेवर में, और तभी पता चलेगा कि कुछ देश में इस तरह का हो रहा है।